वेरी वॉर्म वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 28 अप्रैल 2020 है, दिन है ट्यूसडे। हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट आइटम्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड म्यूचुअल फंड्स। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो पूरा टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया था, और आज इसी न्यूज़ आइटम के माध्यम से हम एक और चीज़ को समझेंगे। उसको कहते हैं टेपर टेंट्रम। तो इसका मतलब क्या है, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। उसके बाद अगर हमें हमारी इकोनॉमी को रिस्टार्ट करना है तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ 7-8 ऐसे स्टेप्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन 3.0 क्या हो सकता है, गूगल टैक्स का मतलब क्या है, और लास्ट में कुछ स्टेट्स ने जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर एक स्पेसिफिक डिमांड की है। तो ये डिमांड क्या है वो भी हम समझेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट कोर्स भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने डिज़ाइन किया है। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन जो है उसको टारगेट करता है ये स्मार्ट कोर्स। प्री और मेंस दोनों को कवर करता है। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है, और इस कंपनी का जो रीसेंट डिसीजन है ये करंट अफेयर्स का एक पार्ट था। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आज आपका ये पहला दिन है, आज से ही अगर आपने डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को देखने की शुरुआत की है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप फ्राइडे, सैटरडे और मंडे, ये 3 दिनों के जो लेक्चर्स हैं उसको देख लीजिए। खास करके सैटरडे को, आई थिंक सैटरडे को हमने ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला जो पूरा टॉपिक है वो समझा था। तो फ्राइडे, सैटरडे और मंडे ये 3 दिनों के लेक्चर्स को देखने के बाद ही ये लेक्चर को देखेगा, तभी आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। रेगुलर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो पूरा इश्यू हुआ, तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो म्यूचुअल फंड मार्केट के ऊपर हुई है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं वो भी डूब गए हैं। तो म्यूचुअल फंड मार्केट को, म्यूचुअल फंड्स को बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया है। RBI opened a 50,000 crore rupees flexible liquidity window to help mutual funds cope with redemption pressure। redemption का मतलब होता है, मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था, कि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि उसके ऊपर जो लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल अब अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो 10 दिन है, 7 दिन है, 3 दिन है, 1 दिन है, तो जो भी लिमिट होती है उस लिमिट के बाद उस शेयर के पैसे जो हैं वो आपको पे करने होते हैं। इट फिजिकली यानी कि आपको लिटरली पे करने होते हैं। कई बार आप फ़ोन कॉल के माध्यम से आप किसी शेयर को ख़रीद लेंगे, लेकिन पेमेंट करने के लिए आपको 3-4 दिन, 1 हफ्ते का टाइम ऐसा मिलता है, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट एंड अदर थिंग्स। तो बहुत सारे ऐसे रिडेम्पशन यानी कि अब खरीदने की बारी आ चुके हैं, यू हैव टू परचेज इट, यू हैव टू पे द मनी। तो इससे जो एक प्रेशर जनरेट हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि 50,000 करोड़ रुपीस वो लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए तैयार हैं। सेंट्रल बैंक ये पैसे बैंक्स को प्रोवाइड करेगी, और बैंक्स जो हैं ये पैसे फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को प्रोवाइड कर सकती हैं। राइट, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कंपनीज को दिया जाएगा, सेंट्रल बैंक बैंक्स को देगी, और बैंक्स फिर जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको ये पैसे दे सकती हैं, ताकि ये जो प्रेशर जनरेट हुआ है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के डिसीजन से, तो उसको थोड़ा ईजी बनाया जा सके। अगर हम म्यूचुअल फंड को मदद करने की हिस्ट्री को देखें तो ये थर्ड ऐसा ओकेजन है। पहली बार जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2008 में, तो उस टाइम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रकार की एक लिक्विडिटी इंजेक्ट करके मदद की थी। उसके बाद 2013 में जब टेपर टेंट्रम हुआ था, टेपर टेंट्रम जो है शायद आपने कई इसको सुना होगा। और देखिए, इकोनॉमिकल बिजनेस वर्ल्ड में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है जिनको सुनते ही हम आतंकित हो जाते हैं। एक ऐसा वक्त था जब मुझे भी ये सारे जो वर्ड्स हैं वो पता नहीं चलते थे। मैं भी थोड़ा बहुत इससे घबरा जाता था कि ये एग्जैक्टली है क्या, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई। और फिर एक चीज़ मुझे पता चली है कि एक बार अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ लें तो फिर ये चीज़ें डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ें क्या इतनी ईजी हो सकती हैं। टेपर टेंट्रम भी ऐसा है, हमने कई बार डिस्कशन की है। राइट, इस चीज़ को मैंने, रेगुलर स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमने कई बार ये, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये
लिखने से ही पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी की, राइट, कि गवर्नमेंट की जी सेक्स जो हैं वो एसबीआई डिपॉजिट के तौर पर रखेगी, सिक्योरिटी के तौर पर आरबीआई को देगी और उसके बदले में आरबीआई उनको देगी पैसे। तो ये जो जी सेक हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो हैं, यूएसए में इसको आप कह सकते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स, राइट। ट्रेजरी बॉन्ड्स यूएसए की जो वहाँ की जो एपेक्स बैंक है, हमारी एपेक्स बैंक सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ की जो है उसको कहते हैं फेडरल रिजर्व। तो फेडरल रिजर्व जो हैं, जिसको फेड भी कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ फेड, RES, फेडरल रिजर्व। तो फेडरल रिजर्व ने एक बार 2013 के आसपास ये एक मीन्स उनके जो मेन हेड हैं, हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं, तो उनके काउंटर पार्ट जो हैं फेडरल रिजर्व के, उन्होंने ये एक डिस्कशन में बताया था कि अब फेडरल रिजर्व ट्रेजरी बॉन्ड्स को ख़रीदना कम करेगी, धीरे धीरे करके हम इसको ख़रीदना जो है वो बंद करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई अगर ये बताती है कि अब हम धीरे धीरे जी सेक्स जो हैं उसको एक्सेप्ट करना धीरे धीरे, या फिर उनको डिपॉजिट के तौर पर हमारे पास रखना जो है वो धीरे धीरे कम करेंगे, या फिर जी सेक अगर आप हमें देंगे तो हम आपको पैसे जो हैं वो नहीं देंगे, फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये समझने के लिए है। तो ऐसा एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अब फेडरल रिजर्व जो है वो ट्रेजरी बॉन्ड्स इतने ज़्यादा नहीं खरीदेगी। तो फिर मार्केट में ये एक पैनिक हो गया, मार्केट ने इस स्टेटमेंट को ऐसा मान लिया कि अब फेडरल रिजर्व जो है वो लिक्विडिटी इंजेक्ट नहीं करेगी, लिक्विडिटी फेडरल रिजर्व इंजेक्ट नहीं करेगी। तो इसकी वजह से पैनिक हो गया और फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें जो हैं वो डिसरप्ट हो गई। तो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है मदद करने के लिए, तो अगर रिजर्व बैंक का स्टेटमेंट ऐसा आता है कि अब हम लिक्विडिटी इंजेक्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगी, इसलिए तो ऐसी ही चीज़ हुई। तो इसको कहते हैं टेपर टेंट्रम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो शब्द बहुत डिफ़िकल्ट यूज़ किए हैं यहाँ पर, टेपर टेंट्रम, लेकिन उसका बेसिक मतलब सिर्फ यही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया कि हम लिक्विडिटी इंजेक्ट धीरे धीरे कम कर देंगे। ऐसा नहीं है कि ऑल टुगेदर बंद ही कर देंगे, धीरे धीरे लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश हम करेंगे, ऐसा सिर्फ बताया था। तो एनीवे, तो जब टेपर टेंट्रम हुआ तो उस टाइम पर भी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अफेक्ट हुए थे नेगेटिवली, तो उस टाइम पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रकार से लिक्विडिटी इंजेक्ट करके उनकी मदद की थी। ये फिलहाल जो रिसेंट डिसीजन है 50,000 करोड़ रुपीज़ वाला, तो इसका जो विंडो है ये 11 मई तक खुला रहेगा, और म्यूचुअल फंड्स ने ये लिक्विडिटी इंजेक्शन का जो डिसीजन है उसको काफ़ी पॉजिटिवली माना है और पॉजिटिवली लिया है, तो ये एक गुड न्यूज़ है फॉर म्यूचुअल फंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जो मैंने बताया कि कुछ 7-8 ऐसे स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेप्स टू रीस्टार्ट इकोनॉमिकल इंजन। सबसे पहला है रिलैक्स द फिस्कल डेफिसिट टारगेट। आपको पता है कि फिस्कल डेफिसिट के बारे में फ़िलहाल हमें सोचना नहीं चाहिए गवर्नमेंट्स को, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फुल फ्लेज में पैसों को छोड़ दें, मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दें। नो, भारत जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ा रहा है कि जितने पैसों की आवश्यकता है उतने हम आगे बढ़ाएंगे। 2-3 दिन पहले की बात है जब हमने एक स्टेटमेंट भी एनालाइज किया था कि जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं उन्होंने भी ये बताया था कि पहले आप जो 3% का जो एक थ्रेशोल्ड है, 3% की जो लिमिट है वहाँ तक पहुँचे, उसके बाद 0.5% की जो इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं तो वो करें, फिस्कल डेफिसिट वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद देखेंगे कि इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो बताया जाता है कि कुछ 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो मार्केट में एक्स्ट्रा स्पेंडिंग इसकी हो सकती हैं, और ये जो पैसे हैं उसको आप इनकम ट्रांसफ़र के तौर पर जो वल्नरेबल सेक्शन हैं उनको पैसे देना, फूड के लिए खाने पीने की चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए जो सपोर्ट देना है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ख़ास करके जो लोन्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस को पैसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं, सर्विस सेक्टर की मदद की जा सकती है, और पैसों का उपयोग जो है वो हम हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है लिक्विडिटी सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेसेस। छोटे छोटे बिजनेसेस को हमें पैसे क्यों प्रोवाइड करने पड़ेंगे? क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के पास भी
पैसों को लेकर शॉर्टेज हो सकती है, तो उनका पेमेंट जो है वो डिले हो सकता है। पेमेंट डिले होने का मतलब ये है कि छोटे बिजनेसेस का जो वर्किंग कैपिटल है वो अफेक्ट हो सकता है। तो एक चीज़ की जा सकती है कि डायरेक्टली आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप डायरेक्टली जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनके अकाउंट में पैसे रेमिट यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इससे होगा भी ये कि गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र करेगी तो बीच में बैंक जो है उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। तो बैंक्स के ऊपर या फिर लेंडर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किए बिना डायरेक्टली पैसे जो हैं वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू स्मॉल बिजनेसेस। सपोर्ट टू फार्मर्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में लगभग 50% जितनी पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि फूड सप्लाई चेन जो है ये डिस्टर्ब ना हो, इसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। तो फार्मर्स को सपोर्ट करना होगा। फार्मर्स को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? फार्म गेट प्राइसेस, यानी कि किसान जो अपनी चीज़ें पैदा करता है, कल हमने बात की थी शायद कि जो ग्रेप्स हैं वो 20 रुपये पर किलो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है और 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार है। तो ये हैं फार्म गेट प्राइस के किसान डायरेक्टली कंज्यूमर को चीज़ें अगर बेचता है तो उसमें उनको 2-5 पैसे वो कमा सके, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। पैसे जो हैं, जो कीमत है वो क्रैश नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा किसानों को। लॉजिस्टिक और प्रोक्योरमेंट सपोर्ट। लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, स्टोरेज की फैसिलिटी। ऐसा ना हो कि पेरिशेबल आइटम्स जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, दूसरी जो आइटम्स हैं वो खेत में सड़ जाएं। फ्लावर्स के बारे में हमने देखा कि मंदिर और मैरिज सीज़न ऑफ हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो किसान हैं जो फ्लावर को पैदा करते हैं, जो फूल पैदा करते हैं, फूल की खेती करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसे किसानों को डायरेक्टली पैसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और जिनके पास अपना प्रोडक्ट तैयार है तो मेक श्योर कि मार्केट में वो सप्लाई हो जाए। इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम सप्लाई कर सकते हैं। उसको लेकर भी पेरिशेबल आइटम्स को स्टोर करना और जल्द से जल्द उसको एक्सपोर्ट करना वो हमारा एक टॉप टारगेट होना चाहिए। मिडिल क्लास रिलीफ, गरीबों के बारे में बात करें तो उनको मदद मिलती है और गवर्नमेंट उसके बारे में सोचती है और सोचना भी चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो जिनका इनकम जो लो इनकम ब्रैकेट में है तो उनका जो पर्सनल टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, उसमें कुछ छूट देनी चाहिए। हो सके तो उसको माफ़ कर देना चाहिए फॉर ए ईयर और समथिंग, या फिर 2 सालों के लिए। इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट होगी, लेकिन उनकी भी, मिडिल क्लास की भी मदद करनी है। फिर वे सारे लोग जो कोरोना वायरस से अफेक्ट हुए हैं या फिर उनका बिजनेस और उनकी जॉब अफेक्ट हुई है तो उनको टाइम बिंग एक सिक लीव प्रोवाइड करना, 60 डेज़ के लिए, या फिर 2 महीनों की सैलरी प्रोवाइड कर दी या फिर कुछ सपोर्ट कर दिया, तो ये चीज़ होना चाहिए। और गिग वर्कर्स जो हैं उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्सटेंड मोराटोरियम ऑन बैंक लोन्स। जैसे बैंक लोन्स में 3 महीनों का मोराटोरियम था तो उसको 1 जून से और 3 महीनों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि अगर आपको मोराटोरियम चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ी छूट चाहिए, तो फिर बैंक को आप इन्फॉर्म करेंगे या फिर बैंक आपसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेगी, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन के ऑटोमेटिक आपको मोराटोरियम मिलेगा या फिर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर जो कन्फ्यूजन थी ऐसे नहीं होनी चाहिए। फिर एनबीएफसी को भी छूट मिलनी चाहिए क्योंकि एनबीएफसी को भी अपने बोरोवर्स को मोराटोरियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि एनबीएफसी को भी मोराटोरियम मिले। फिर ये टॉपिक मैंने इसीलिए सेकंड रखा क्योंकि ये जो 50,000 करोड़ रुपीस म्यूचुअल फंड्स के लिए हैं तो इसका यूटिलाइजेशन हो, एनबीएफसीज के लिए जो पैसे हैं उसका यूटिलाइजेशन हो। फिर कुछ दिनों पहले हमने टीएलटीआरओ को समझा था, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो इसमें जो 1 लाख करोड़ रुपीस हैं तो इसका भी फ्लो जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स के लिए इसका यूटिलाइजेशन हो, ये मेक श्योर करना पड़ेगा। और लास्ट में है लिक्विडिटी सपोर्ट टू एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड करती हैं, तो इनको अगर हम सपोर्ट करेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस को भी सपोर्ट मिल जाएगा। इनके इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा एक्सटेंशन देना होगा। और फोर्स मेजोर है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कॉन्ट्रैक्ट के, तो उसमें भी थोड़े बहुत आपको आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। या फिर अगर लेट्स से कि आपके हम 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि आप 3 महीनों के अंदर पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, तो फोर्स मेजर है, यानी कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में
आप 3 महीनों में अगर पैसे प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर आपके ऊपर केस फाइल नहीं होगा, एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि और 2 महीने या 3 महीने की छूट आपको दी जाए। तो ये भी चीज़ गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। मूविंग ऑन टू लॉकडाउन 3.0 क्वेश्चन मार्क। प्राइम मिनिस्टर साहब की बातचीत हुई, एज यू कैन सी हियर एज वेल। वो टीवी के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर अलग अलग स्टेट्स के सीएम्स हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके, इंक्रीमेंटली हमें वे सारे एरियाज़ जो ग्रीन जोन में हैं तो उनको हमें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को हमें फिर से री एनर्जाइज करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, एक लंबी बैटल के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। थर्ड में ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस थर्ड में के बाद नहीं होगा, इट विल स्टे विथ अस। WHO के हेड ने भी यही बताया था कि ये एक लॉन्ग बैटल के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। रेड जोन में जो जगहें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो एरियाज़ हैं, उसमें लॉकडाउन और ज़्यादा हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम भारत के लिए ये है कि हमारे इकोनॉमी के जो इंजन्स हैं वो अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, और सबसे ज़्यादा रेड लिस्ट में भी बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स हैं जैसे कि दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई एक्सेट्रा। तो इन सारी जगहों पर, पुणे एक्सेट्रा, यहाँ पर तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर तो लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड ही होता जाएगा। रेड जोन की बात करें तो एरियाज़ विद सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस, वे सारी जगहें जहाँ पर कोविड-19 के बहुत सारे केसेस हैं, तो ये रेड जोन है। ऑरेंज ऐसे जोन है जहाँ पर पिछले 14 दिनों में कोई भी नया पॉजिटिव केस देखने को नहीं मिला। और ग्रीन जोन वैसे हैं जहाँ पर 28 डेज, पिछले 28 डेज, लगभग एक महीने से नए केसेस देखने को नहीं मिले हैं, तो वो ग्रीन जोन में है। तो ग्रीन जोन को हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, तो इसको मेंटेन करना होगा। मास्क जो है उसको मैंडेटरी बनाना होगा, ताकि यहाँ इन सारे एरियाज़ में, अगर इन एरियाज़ में 15-20 केसेस आ गए तो फिर यहाँ पर भी पूरा बिजनेस जो है वो बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली हमें एनफोर्स करना होगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है। फिर गूगल टैक्स के बारे में बात करें तो ये एक इक्विलाइजेशन टैक्स है। 6% ये भारत लगाता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं। तो 2016 में इसको लगाने की शुरुआत की। गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स के ऊपर लगाया जाता था फॉर देयर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। उसके बाद इस साल से इसको जितने भी ओवरसीज़ कॉमर्शियल ई कॉमर्स जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं, तो इसके ऊपर भी ये 6% टैक्स लगाने की बात बताई है भारत ने। तो इसको लेकर यूएसए काफ़ी नाराज़ हैं। यूएसए ने यह बताया, यूएसए और भारत के बीच में एक लंबे टाइम से ट्रेड डिस्कशंस चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको लेकर दोनों देश जो हैं वो नेगोशिएशंस करते आए हैं। तो यूएसए ने यह बताया है कि इस प्रकार के टैक्स लगाने से भारत को रिटेलिएशन, यानी कि दूसरे देश जो हैं वो भी भारत की कंपनीज़ के ऊपर, जो भारत की कंपनीज दूसरे देशों में बिजनेस कर रही हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसे टैक्स लगा सकती हैं। यूएसए ने यह बताया है कि ये टैक्स जो है इसकी कोई क्रेडिट भी नहीं मिलती है, तो डबल टैक्सेशन हो जाता है कि एक कंपनी ने भारत में भी टैक्स पे किया, उसी कंपनी ने दूसरे देश में भी टैक्स पे किया। इसी के साथ ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी है जिसमें डेटा लोकलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, जो पर्सनल डेटा है, क्रिटिकल डेटा है, कुछ ऐसा डेटा है जो आप कॉमन जेनेरिक जो डेटा है वो आप बाहर स्टोर कर सकते हैं। जो पर्सनल डेटा है, हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ, फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ, तो वो बाहर नहीं ले जा सकते। क्रिटिकल डेटा को तो आप टच नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस भारत ने बनाए हैं। तो इससे बिजनेस जो है वो और ज़्यादा ख़राब होगा। और इंटरनेट एक ग्लोबल चीज़ है, यूएसए का कहना है, तो डेटा से ही हम यहाँ तक पहुँचे। तो अगर आप डेटा के ऊपर ब्रेक लगाएंगे, इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशंस क्रिएट करेंगे, तो फिर ये बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं होगा। एज़ फार एज FDI इज़ कंसर्न, तो बिज़नेस टू बिज़नेस FDI 100% अलाउड है, लेकिन बिज़नेस टू कंज्यूमर जो FDI है, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट। ई कॉमर्स में बिज़नेस टू बिज़नेस अलाउड है, लेकिन बिज़नेस टू कस्टमर जो है वो अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। तो इसको लेकर भी यूएसए जो है वो भारत से हैप्पी नहीं है। फिर GST कॉम्पनसेशन की बात करें तो पंजाब, केरला, दिल्ली, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स ने ये डिमांड की है कि 2022 तक जो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, अगर कोई जो पहले लेट्स से GST को इम्प्लीमेंट करने से पहले अगर आपके स्टेट को हर साल 100 रुपये मिलते थे टैक्स में से, तो अगर ये 90 मिलेंगे GST के इम्प्लीमेंट के बाद, तो बाकी के जो 10 हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। तो 2022 5 सालों तक का वादा था, लेकिन अब स्टेट्स का कहना यह है कि ये 5 सालों में और 2 साल ऐड कर दीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं।
ये बेसिकली टॉपिक तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग का है, लेकिन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो मीटिंग थी उसमें ही इस टॉपिक को रेज़ कर दिया। उनका कहना यह है कि लॉकडाउन की वजह से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो नहीं हो पाई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर और नवंबर का जो चंक था पैसों का कॉम्पनसेशन का 34,053 करोड़ रुपीस, तो ये रिलीज़ किया था। और इसमें से जो नवंबर वाला था वो इसी महीने गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके लिए एक प्रश्न है, ये जो 3 स्टेट्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और वेस्ट बंगाल और केरला, तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं उनके नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।